हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 13 सॉल रिफाइन। आर्यन वहीं अरेना में बेहोश पड़े डैनी को देख मन ही मन सोचता है, इसकी ये हालत इसके बुरे कर्मों का फल है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे तो आपको भी एक ना एक दिन वो बुराई का फल चखना पड़ेगा। तभी वह डैनी के साथ आए लड़के अरेना में आते हैं अपने यंग मास्टर की। ऐसी हालत देख वो आर्यन से चिल्लाकर कहते हैं, तुमने ये अच्छा नहीं किया जो तुमने हमारे यंग मास्टर की ये हालत की। इसका बदला हमारी चंद्रेश फैमिली तुमसे लेकर रहेगी। इतना कह वो दोनों फिर डैनी को देखने लगते हैं कि वो जिंदा भी या नहीं। आर्यन भी चंद्रेश फैमिली का नाम सुन सोचता है, वैसे इस वाक्य के बाद चंद्रेश फैमिली मुझे इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगी। वहीं भीड़ में जमा लोग भी अफसोस करते हुए कहने लगते हैं, अब पता नहीं चंद्रेश फैमिली इस लड़के के साथ क्या करेगी। इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है, डैनी ने ही उसको पहले फाइट के लिए उकसाया था। उसने तो बस एक फेयर फाइट की जिसमें डैनी की हार हुई, इसमें भला क्या गलत बात है। मिस माया उस बूढ़े व्यक्ति से कहती हैं। माया की बात सुन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, फाइट तो फेयर थी पर चंद्रेश फैमिली ये नहीं देखेगी। खासकर डैनी की मां चंद्रावती, वो चंद्रेश फैमिली में एक खास ओहदा रखती है और वो मार्शल टेम्पल से भी खास ताल्लुक रखती है, जिसमें मार्शल टेम्पल भी उनका ही साथ देगा। ये बातें सुन माया कहती हैं, फिर एक काम करो, इस लड़के को आप सही सलामत इसके घर तक पहुंचाओ, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो बूढ़ा व्यक्ति माया की ये बातें सुन हैरान होते हुए कहता है, मिस माया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बस उस लड़के की सलामती चाहती है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम बस यहाँ उन एंशिएंट रूइंस के लिए आए हैं, हमें इन दोनों क्लानों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अंकल वासुदेव, हाँ उस बूढ़े व्यक्ति का नाम वासुदेव था जो माया के बगल में खड़ा था। फिर माया वासुदेव से आगे कहती हैं, आप बेफिक्र रहिए, इस फाइट के नतीजे का असर तीनों बड़े क्लान्स पर होगा। काले बादल जल्द ही पूरे शहर में छाने वाले हैं, हवाओं का रुख बदलने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस रोमानिया शहर में। फिर थोड़ा और सोचते हुए मन में कहती हैं, मुझे आशा है ये लड़का आगे जाकर मेरी काफ़ी मदद करेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखने लगती है, वही वासुदेव भी वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर आर्यन अभी भी वही अरेना के पास खड़ा था और वो मन में ही सोच रहा होता है कि डैनी की कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, चंद्रेश फैमिली इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और बिना सच्चाई पता करे वो इस चीज का बदला लेने किसी ना किसी को सिंह क्लान जरूर भेजेंगे। फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, ये प्रॉब्लम मेरी है तो मैं इसमें सिंह क्लान को नहीं पड़ने दे सकता। मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। वो अरेना से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी उसे एक सफेद रंग का विशालकाय पंछी उसी के पास आता दिखाई देता है, जिसके ऊपर वासुदेव जी बैठे थे। उन्हें देख आर्यन उनसे पूछता है, आप कौन है? जिसका उत्तर देते हुए वासुदेव जी कहते हैं, मेरी यंग लेडी ने आपको एक राइड देने को बोला है। यंग लेडी, इतना कह वो मिस माया की ओर देखने लगता है, जिसे अपनी ओर देखता पाकर माया हाँ में सिर हिला देती है। फिर आर्यन उसे शुक्रिया कहता है और उस पंछी पर बैठ वासुदेव जी के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो आसमान में उड़ते हुए अपने घर पहुंचता है और फिर वासुदेव जी को उसे छोड़ने के लिए शुक्रिया बोलता है। जिसे शुक्रिया करते देख वासुदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लड़के, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे बारे में और जानने के लिए बड़ा उत्सुक है। फिर वहां से दोबारा मिलने की कह उड़कर निकल जाते हैं। वासुदेव के वहां से जाने के बाद आर्यन खुद से ही कहता है, मुझे डर है चंद्रेश क्लान आज कल में बदला लेने सिंह क्लान जरूर आएंगे, इससे पहले वो यहाँ आए मुझे और ताकतवर बनना होगा। इतना कह वो अपने कमरे में चला जाता है और वहां जाकर कल्टीवेट करने बैठ जाता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल उसके अंदर की रियल फायर को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही आर्यन का शरीर किसी भट्टी में रखे हुए तंदूर की तरह जलने लगता है। पर उसकी तपिश को सहन करते हुए आर्यन कहता है, ये तो फीनिक्स फ्लेम्स से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये सहना ही होगा।
फिर वो निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए रियल फायर को अपने फीनिक्स बर्ड से मिलाने लगता है, परंतु कुछ वक्त गुजर जाने के बाद भी वो दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, तो आर्यन अपना ब्लड ऑरा भी उनके साथ मिलाने लगता है। कुछ देर ऐसे ही ब्लड ऑरा को मिलाने के बाद आखिरकार वो रियल फायर फीनिक्स बर्ड के साथ मिलकर एक हो जाती है, जिसके मिलते ही फीनिक्स बर्ड की फ्लेम्स और भी खतरनाक हो जाती है। आर्यन अभी भी कल्टीवेशन की मुद्रा में ही था और इस बार वो फीनिक्स फ्लेम्स को अपने शरीर से एक करने लगता है। फीनिक्स फ्लेम्स जैसे ही उसके शरीर में बहने लगती है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। इस वक्त उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को सहन करते हुए आर्यन अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है। ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। लगभग 7 दिनों बाद उसकी आंखें धीरे से खुलती है। इस वक्त उसने फीनिक्स फ्लेम्स को पूरी तरह से अपने शरीर से एक कर लिया था। फिर अपने हाथ में फायर जलाते हुए कहता है, आखिरकार फीनिक्स फ्लेम्स ने निर्वाणा फायर का रूप ले ही लिया, पर ये अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज पर है। मुझे निर्वाणा टेक्निक को जल्दी सीखना होगा, जिससे निर्वाणा फायर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच सके। इतना सोच फिर वो अपने फीनिक्स लॉकेट पर ध्यान केंद्रित करता है और अगले ही पल वो बेरियल प्लेस में पहुंच जाता है। वहां उसे अमिरा दिखती है। उसे देख वो कहता है, सीनियर मुझे माफ करना, पर मैं थोड़ा जल्दी में आया था, इसलिए आपके लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। आर्यन को माफी मांगते देख और कुछ महसूस करते हुए अमिरा उससे कहती हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि अब तुम निर्वाणा फायर यूज कर सकते हो। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए आर्यन कहता है, जी सीनियर, पर आप मुझे पहले कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें मैं जल्दी से जल्दी टूम को रिफाइन कर सकूं। उसकी बात सुन अमिरा उसे समझाते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर तुम्हें कोई टूम रिफाइन करनी है तो तुम्हें पहले उसमें रहने वाली सॉल को नष्ट करना होगा, फिर तुम उसे रिफाइन कर सकते हो। सॉल को नष्ट करने की बात सुन आर्यन कहता है, परंतु सीनियर मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है जो मैं एक गॉड सॉल को नष्ट कर सकूं। तुम चिंता मत करो, हजारों सालों पहले मरे उन गॉड्स की सॉल अब काफी कमजोर हो चुकी है। अब तुम्हारे पास निर्वाणा फायर है, जिसका यूज करके तुम उन सॉल को आसानी से हरा सकते हो। अमिरा आर्यन को समझाते हुए कहती हैं। फिर आर्यन उसकी पूरी बातें समझ वहां से एक पोर्टल जैसे दरवाजे में घुस जाता है। अगले ही पल वो एक टूम के सामने खड़ा दिखाई देता है, जिसे देख वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां चारों ओर पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं, हवाएं तेज तेज चलने लगती हैं। अगले ही पल उस टूम से आवाज आती है, किसकी इतनी हिम्मत जो यहाँ अपनी मौत को दावत देने आया है। ये आवाज उस टूम से निकलती हुई एक बूढ़े व्यक्ति की सॉल की थी, जो इस वक्त गुस्से में दिखाई पड़ रहा था। उस सॉल को देख आर्यन ने कहा, मैं इस गॉड्स बेरियल प्लेस का मालिक हूँ और मैं यहाँ तुम्हें आज प्यूरिफाई करने आया हूँ। फिर आर्यन ज्यादा वक्त ना लगाते हुए अपनी निर्वाणा फायर को एक हाथ में जलाता है, जिसके बाद वो उस निर्वाणा फायर का यूज कर उस टूम पर अटैक कर देता है। निर्वाणा फायर एक रस्सी का रूप ले उस बूढ़े व्यक्ति की सॉल को चारों ओर से बांध देती है, जिसके चलते वो बूढ़ा व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते वो उस रस्सी को तोड़ देता है, जिसे देख आर्यन काफी हैरान था। रस्सी को तोड़ने के बाद वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए आर्यन से कहता है, बच्चे तुम अभी मुझसे मुकाबला करने लायक नहीं हो, तुमने मेरी सॉल को प्यूरिफाई करने की सोचकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी बातें सुन आर्यन काफी हैरान था, पर वो उससे डरा नहीं था और उसी हैरानी के चलते वो मन ही मन कहता है, इसकी सॉल तो काफी कमजोर होनी चाहिए और अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। सच में ये एक गॉड सॉल कहलाने लायक है। और फिर वो फीनिक्स फायर को यूज कर एक चक्र बनाता है और उस चक्र से बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है। वो चक्र जैसे ही बूढ़े आदमी के सिर पर जाकर रुकता है, उसमें से बारिश की तरह आग बरसने लगती है, जो सीधा जाकर उस बूढ़े आदमी से टकराती हैं। उस आग के टकराने से वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन भी आर्यन अपना अटैक रोकता नहीं है, बल्कि उस चक्र की ताकत और भी बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रेश क्लान एक हॉल में एक बूढ़ा आदमी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस सिंह क्लान की इतनी हिम्मत, जो उनके किसी लड़के ने मेरे पोते की सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी, उनको इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा, वरना हमारी पूरे रोमानिया शहर में क्या इज्जत रह जाएगी। वहां उस हॉल में चंद्रेश क्लान के और भी एल्डर्स बैठे हुए थे।
वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान का लीडर भूपेंद्र चंद्रेश था। फिर भूपेंद्र अपनी लीडर वाली कुर्सी पर बैठते हुए आगे कहता है, यहाँ सभी एल्डर्स मौजूद है, कौन कौन मेरे साथ सिंह क्लान में उस लड़के को ढूंढने चलेगा। इतना कह वो सभी के जवाब का इंतजार करने लगता है। तभी भूपेंद्र जी की बात सुन एक एल्डर बोलता है, मैं तैयार हूं, आप बस बताओ कब चलना है, हमें उस लड़के को जिंदा नहीं रहने देना है। क्या भूपेंद्र जी आर्यन से अपने पोते का बदला ले पाएगा? क्या आर्यन उस गोद सॉल को रिफाइन कर पाएगा? और क्या होगा जब आर्यन सॉल रिफाइन कर वापस लौटेगा? क्या होगा आखिर इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 14 हेवनली सोल स्लैश। अभी डैनी घायल है, हम इस चीज का फायदा उठाकर सिंह क्लान पर दबाव बना सकते हैं। जल्दी से 800 एलिट योद्धाओं को तैयार करो और चलो। एक और एल्डर अपनी जगह से उठते हुए कहता है। वहीं दूसरी ओर बेरियल प्लेस में उन सभी की बातों से अनजान आर्यन अभी भी उस टूम को रिफाइन करने में ध्यान लगाए हुए था, परंतु उस बूढ़े आदमी की सॉल अभी भी हार ना मानते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूं। उसको अभी भी हार ना मानते देख आर्यन मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही निर्वाणा फायर खत्म हो जाएगी। मेरी ताकत के हिसाब से मैं बस निर्वाणा फायर को 2 मिनट और यूज कर सकता हूँ। तभी उसके कानों में अमीरा की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि सिर्फ आर्यन को ही सुनाई देती हैं। आर्यन, इसको हराना तुम्हारे लिए कठिनाई भरा काम होगा, क्यों ना तुम इससे बात कर कर देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। अमीरा की ये बातें सुन वो अपने अटैक को रोक देता है और थोड़ा जोर से लेकिन दमदार आवाज में उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, हेवनली गॉड, मुझे पता है आपकी सॉल कमजोर हो चुकी है, अब ज्यादा फाइट करने का कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा आप मेरी बात माने। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपकी जिंदगी बख्श सकता हूँ और आपको फिर से जिंदा कर जीने का एक और मौका दे सकता हूँ। धूर्त लड़के, मैंने कब तुमसे हार मानी और तुम तो मुझे अपनी बात मानने के लिए कह रहे हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। हेवनली गॉड ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसको अभी भी अपनी बात ना मानता देख आर्यन उससे कहता है, ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारी सॉल को प्यूरिफाई करके ही रहूंगा। फीनिक्स फॉर्मेशन एक्टिवेट हो। इतना कह वो अटैक करता है, जिसके अटैक करते ही हेवनली गॉड फीनिक्स फॉर्मेशन के जाल में फंस जाता है और उसमें फंसने के बाद वो उस जाल पर हमला करता है, पर उसके इन हमलों का असर उस जाल पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही कोशिश करने के बाद वो हार मानते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं हार मानता हूं, पर पहले तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालो वरना मैं इसी में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हेवनली गॉड को हार मानते देख आर्यन मन ही मन मुस्कुराते और खुद की तारीफ करते हुए सोचता है, बहुत अच्छे आर्यन, अब तुम पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से इस गॉड स्किल का यूज करने लगे हो, वरना पिछली बार फीनिक्स फॉर्मेशन का यूज करते वक्त टूम प्यूरिफिकेशन रूम में काफी गड़बड़ हो गई थी। इतना सोचने के बाद वो हेवनली गॉड से कहता है, अब तुमने हार मान ली है तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा होने का एक मौका दे सकता हूं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे अपनी अल्टीमेट टेक्निक देनी होगी। अल्टीमेट टेक्निक तुम्हें दे दूं? हेवनली गॉड ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, अल्टीमेट टेक्निक, उसे लेकर पहले मैं तुम्हारी वफादारी देखना चाहता हूं। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा करने के बारे में सोच सकता हूं। आर्यन हेवनली गॉड से कहता है। इस वक्त आर्यन एक चालाकी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर बनाए हुए था, पर उसकी इस चालाकी भरी मुस्कान से अनजान हेवनली गॉड फिर से जिंदा होने की बात से खुश था और इसी खुशी में अपनी उंगली उठाते हुए कहता है, ठीक है, फिर ये लो मेरी सुप्रीम गॉड टेक्निक, ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है, ये तुम्हारी सॉल को इमोर्टल बना तुम्हें भी इमोर्टलिटी दे सकती हैं। इतना कह हेवनली गॉड फिर वो टेक्निक आर्यन के दिमाग में भेजने लगता है। सुप्रीम गॉड टेक्निक प्राप्त होते ही आर्यन मन ही मन सोचता है, बहुत बढ़िया, इस टेक्निक में तो मुझे धरती और आसमान का ऑरा महसूस हो रहा है। इस टेक्निक को रिफाइन करने से मेरी सॉल अब इमोर्टल बन गई है। आर्यन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे अमीरा की फिर से आवाज सुनाई देती है। वो उसको समझाते हुए कहती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सुप्रीम गॉड टेक्निक है, पर तुम जरा सोचो, ये इतने हजारों सालों से जिंदा है, इसके पास बस एक ही सीक्रेट टेक्निक है।
अमीरा की बातें समझ आर्यन ने चिल्लाते हुए झूठे गुस्से में कहा, तुम बुढ़े आदमी, मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता हूं, अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई सीक्रेट बचा हो तो वो तुम मुझे बता सकते हो, जैसे कि। फिर थोड़ा अटकते और कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ, जैसे कि एक दुश्मन को जल्दी से जल्दी कैसे सप्रेस करे। उसकी बात सुन हेवनली गॉड कंफ्यूज होते हुए कहता है, दुश्मन को जल्दी से जल्दी सप्रेस करने की टेक्निक। हेवनली गॉड को अपनी बात ना समझता देख आर्यन फिर कोई ऐसी ही झूठी कहानी बनाकर कहने लगता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकती ऐसी टेक्निक। फिर अटकते हुए आगे बोलता है, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, वो जब भी किसी दुश्मन से लड़ता उसे पल भर में हरा देता उसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके, और तुम कह रहे हो ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती। आर्यन की ये बातें सुन ओविनली गॉड कंफ्यूजन में अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, परंतु एक गॉड्स के किंग को, जो कि सारी टूम्स को अपने एक इशारे से नष्ट कर सकता है, उसे भला मेरी सीक्रेट टेक्निक क्यों चाहिए? उसकी बात का जवाब ना देते हुए आर्यन अपने हाथ फीनिक्स फायर को जलाता है, जिसे देख हेवनली गॉड घबराते हुए बिना किसी सवाल के कहता है, ठीक है, मैं देता हूं, पर अब मेरे पास बस एक ही सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम हेवनली सॉल स्लैश है। इसके एक स्लैश से तुम छुपे हुए दुश्मन की भी सॉल को नष्ट कर सकते हो। हैरानी में उसकी बात को दोहराते हुए आर्यन कहता है, हेवनली सॉल स्लैश। इसी हैरानी के बीच आर्यन को अमीरा की आवाज सुनाई देती है। ये एक प्राचीन काल की सीक्रेट टेक्निक है जिसे आजकल देखना बहुत ही मुश्किल है। तब तक हेवनली गॉड उस टेक्निक को आर्यन के दिमाग में भेज देता है। उस टेक्निक के मिलते ही आर्यन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मेरा इंतजार करना जब तक मैं इस बेरियल प्लेस के सारे गॉड को सप्रेस ना कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। उसकी बातें सुन हेवनली गॉड मजबूरी भरे भाव से कहता है, शुक्रिया सर। उसका शुक्रिया बिना सुने ही आर्यन वहां से 9-2-11 हो जाता है और उस टूम से बाहर आने के बाद वो अमीरा को इधर उधर देखने लगता है। तभी अमीरा उसके पीछे अचानक से किसी भूत की तरह प्रकट होती है, जिसे महसूस कर आर्यन समझ जाता है कि अमीरा उसके पीछे ही है। फिर अमीरा उसके शरीर को पीछे से छूने लगती हैं। उसकी छूहन को महसूस कर आर्यन थोड़ा असहज हो जाता है। उसको असहज देख अमीरा मुस्कुराने लगती हैं। फिर उसके शरीर को कुछ देर ऐसे ही छूने के बाद वो कहती हैं, तुम्हारे शरीर में अभी फीनिक्स फायर है और हेवनली गॉड की दी हुई अल्टीमेट गॉड टेक्निक है, जिनका यूज कर भी तुम अपने से ताकतवर दुश्मन को नहीं हरा सकते। इसीलिए तुम्हें इनकी ताकत और बढ़ानी होगी, जिसके लिए तुम्हें और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मुझे आशा है अगली बार तुम और भी ताकतवर बनकर लौटोगे। इतना कह वो वहां से उड़कर जाने लगती हैं, जिसे जाते देख आर्यन शुक्रिया करते हुए कहता है, शुक्रिया सीनियर, मैं आपकी सारी बातें याद रख अच्छे से मेहनत करूंगा और अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके लिए अच्छा खाना लाऊंगा। फिर वो बेरियल प्लेस से गायब हो वापस अपने कमरे में लौट आता है और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सोचने लगता है, अगर हेवनली सॉल स्लैश को फीनिक्स फ्लेम्स से मिला दिया जाए तो फिर शायद उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, इतनी कि उसे देख खुद हेवनली गॉड हैरान हो जाए। मुझे एक बार ये करके देखना चाहिए। इतना सोच वो हेवनली सॉल स्लैश को फीनिक्स फ्लेम्स के साथ मिलाने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान के एक सुरक्षा गार्ड को कुछ दूरी से आती अनजान ताकतवर शक्तियां महसूस होती है, जिन्हें महसूस कर वो उस ओर देखने लगता है। कुछ पल बाद उसे सिंह क्लान के दरवाजे पर एक विशालकाय भालू आता दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके पीछे पीछे कुछ एल्डर्स भी अपने अपने भालुओं पर बैठे और उनके पीछे लगभग 800 योद्धाओं का काफिला आता दिखाई पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान का लीडर भूपेंद्र चंद्रेश था। फिर वो अपनी रौबदार आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, मैं भूपेंद्र चंद्रेश यहाँ आज आर्यन नाम के लड़के के लिए आया हूँ। चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारे सिंह क्लान का नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा। तभी उसकी धमकी सुन वो सुरक्षा गार्ड घबराकर वहां से भागते हुए जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान के मैन हॉल में ग्रेट एल्डर बहुत गुस्से में था। उसके सामने वही सुरक्षा गार्ड 2 और एल्डर्स के साथ खड़ा हुआ था। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या चंद्रेश क्लान वो यहाँ सिंह क्लान को तबाह करने आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा एल्डर भी हैरानी भरे स्वर में कहता है,
उनको यूं हैरान देख तीसरा एल्डर बोलता है, जो कि उसी सुरक्षा गार्ड के साथ खड़ा था। जी क्लान लीडर चंद्रेश क्लान, कुछ घंटों पहले भूपेंद्र जी के पोते को आर्यन ने बुरी तरह जख्मी कर उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी थी। अब वो लोग उसी का बदला लेने यहाँ आए हैं। आर्यन का जिक्र सुन ग्रेट एल्डर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आर्यन की वजह से हुई उसकी बेइज्जती वो अभी तक नहीं भूला था, और उसने उसी गुस्से के चलते उस एल्डर से कहा। आर्यन का जिक्र सुन ग्रेट एल्डर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आर्यन की वजह से हुई उसकी बेइज्जती वो अभी तक नहीं भूला था, और उसने उसी गुस्से के चलते उस एल्डर से कहा, जाओ जल्दी जाकर उस छोटे ठग को बुला कर लाओ और साथ में क्लान लीडर को भी बुला कर लाना। देखते हैं वो इस मामले से कैसे निपटते हैं और उस छोटे ठग को कैसे बचाते हैं। क्या आर्यन बच पाएगा चंद्रेश क्लान के लोगों से? क्या दादाजी इस बार भी बचाने आएंगे आर्यन को, या फिर भूपेंद्र की धमकी सुन वो आर्यन को उन्हें सौंप देंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।